अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन आज का दिन बड़ा डिफरेंट है बिकॉज इट्स थर्सडे एंड वी आर क्लोजिंग अप टू द वीकेंड। मुझे ऐसा लगता है वीकेंड की अब फील वापस आने लगी है, जिस तरह के रिदम आया है। बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव बिन कंप्लेनिंग। मैंने अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स से ये बार बार सुना है कि वो जो हमारा क्रेज़ी पेस ऑफ लाइफ होता था कि एक के बाद दूसरी मीटिंग, एक जगह से निकले दूसरी जगह चले गए, सुबह गए शाम में वापस आ गए लाहौर या इस्लामाबाद से, अब हमें बड़ा मुश्किल लग रहा है। और इसकी वजह यह है कि पहले जब लॉकडाउन आया या हमें अपने घरों में बाहिफाजत रहने की हिदायत मिली तो हम इसके लिए तैयार नहीं थे, ना हम तैयार थे अपनी सोशल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को किसी नए अंदाज में इमेजिन करने के लिए। अब जबकि दफातर, स्कूलों में वापस जाना है तो सब कुछ नया नया सा लग रहा है। क्या इस वाकई ये जो पीरियड गुजरा है इसने हमें बदल दिया है? दैट्स द क्वेश्चन आईड लाइक टू आस्क यू। क्या आप अपने अंदाज में, अपने मिजाज में, अपनी पर्सनालिटी में कोई तब्दीली महसूस कर रहे हैं? कुछ लोगों में चिड़चिड़ापन, करवाहट आपको ज़्यादा लगने लगेगी। उसकी वजह यही है कि दोनों पेसेस के ऊपर आपकी अडेप्टेबिलिटी शायद कम थी। यानी सिर्फ अगर घर में रहने की बात की जा रही थी तो मुश्किल लग रहा था, ऐसा लगता था कि घर की चार दीवारियाँ आप पे क्लोज अप कर रही हैं, यानी इट्स एक्चुअली क्लोजिंग अप ऑन यू। दम घुट रहा है, समझ नहीं आता था जाएं तो कहाँ जाएं। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी जिनके घर छोटे थे या वहाँ पे अफराद ज़्यादा थे। बच्चों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था जी, खेल कूद नहीं सकते थे, खेलते कूदते थे तो बड़ों से डांट पड़ने लगती थी। अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को, अपने स्कूल को मिस कर रहे थे लेकिन बताने के लिए अल्फाज नहीं थे। लाइकवाइज अगर खातून खाना की भी बात की जाए तो उनके लिए घर में अचानक से अफराद हर वक्त मौजूद उनकी ज़िम्मेदारियों में इजाफा कर रहे थे। पहले होता था कि जी एक नाश्ता किया, सब चले गए, वापस आएंगे, दोपहर का खाना होगा। लेकिन अब क्योंकि सब लोग एक साथ घर में हैं, किसी के खाने की कोई औकात ही नहीं थे, स्नैकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर घर की सफाई, चीज़ें, सब कुछ अपने हाथ में था। कहते करते अल्लाह अल्लाह हमने इस रूटीन से अपने आप को जब एक तरह से उसकी आदी बनाया तो अब दोबारा से चीज़ें बदल गई हैं। अब वो तमाम ख़दशात जिनकी वजह से हम अपने आप को घर में रहने पे मजबूर करते थे या यकीन दिलाते थे कि ये हमारी हिफाजत के लिए है, यकायक जब चले गए हैं तो वापस उस स्पेस पे आना मुश्किल हो रहा है। किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझसे कही कि अगर आप बॉडी लैंग्वेज की ही बात करें, घर में जैसे तैसे उल्टा सीधा लेट कर आप लैपटॉप पे काम कर रहे थे, अगर किसी ने आपको जूम मीटिंग या वीडियो कॉल के लिए कह भी दिया तो सिर्फ आपका एक फ्रंटल पोज होता था, उसमें भी आप ऐसा लगता था काफ़ी रिलैक्स्ड हैं। सडनली जब आप वर्क एनवायरनमेंट में वापस गए हैं तो ऐसा लगता है वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर बॉडीज़। ना सिर्फ हमें हाइजीन का ख्याल है, हम बार बार ये देख रहे होते हैं कि सरफेस को हाथ लगा दिया, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, एटलीस्ट जो बाशऊर लोग हैं वो तो अभी भी ये कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा वी आर वेरी कॉन्शियस विद आवर बॉडीज़ बिकॉज ऐसा लगता है अब दोबारा से आपको प्रॉपर बैठने की ज़रूरत है, प्रॉपर खड़े होने की ज़रूरत है, जो शायद घर में रह के, घर के रिलैक्स माहौल में रह के हम भूल गए थे। आप कैसा फ़ील कर रहे हैं जी, हमें ज़रूर बताइए। लेकिन अब ज़रा हालात हाज़रा की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कराची के इंतज़ामी अमूर को संभाला है जी इफ्तिखार शलवानी साहब ने, और उन्होंने पहली ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवालात की बौछार हुई, द हीट रियली गॉट फ्लेम्ड अप, तो वो उससे वॉकआउट कर गए। आइए दिखाते हैं आपको इस हवाले से एक रिपोर्ट एंड देन वील टेक इट फॉरवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे का चार्ज संभालने के बाद इफ्तिखार शलवानी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सब तशरीफ लाए। इफ्तिखार शलवानी का कहना था कि मुश्किल जिम्मेदारी दी गई जो वो अवाम के ताउन के बगैर पूरी नहीं कर सकेंगे। वाकई ये बहुत मुश्किल जिम्मेदारी है जो मेरे कंधों पे आई है। कराची को इंशाल्लाह हमने एक बेहतर शहर बनाना है। ये काम मैं अकेला नहीं कर सकूंगा, इसलिए मुझे तमाम आप लोगों की हेल्प, आप सब लोगों का ताउन, आप सब लोगों की राय, आप सब लोगों के मशवरे चाहिए होंगे। उन्होंने कहा कि वो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत काम करेंगे। ये मेरे पास लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है, इसमें जो KMC का मैंडेट है, जो KMC का काम है, जो जिम्मेदारियां मेरे जिम्मे हैं, उसके तहत मैंने उनको निभाना है और उनके तहत मैंने वो काम करना है। मीडिया के सवालात पर इफ्तिखार शलवानी ने नाराजगी का इजहार किया और कहने लगे माजी की बात न करें, वो अपना नुक्ता नजर देने आए हैं। स्टेटमेंट देने आए थे, ये कमिश्नर हमें आपको मातहत समझा हुआ है। शहर के मसाइल और दूध की कीमत के सवाल पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए।
जी जनाब, आपने देखा कि सिटी एडमिनिस्ट्रेटर ये जो हीट थी सवालों की उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, बल्कि वॉकआउट से पहले भी अगर हम इनकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हैं, ही सीम्ड वेरी नर्वस। पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन थी। आमतौर पे इस तरह की किसी भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है, और ख़ास तौर पे जिस अज़ियत से, जिस क्राइसिस से शहरियों ने गुजरे हैं पिछले कुछ दिनों में, ख़ास तौर पे बारिश के बाद और उससे पहले लॉकडाउन की सूरत हाल में, बल्कि ये तो देरीना मसाइल हैं। जब हम पानी के मसले की बात करें, शहर में वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, ये ऑन गोइंग मसले हैं। लेकिन बहरहाल ये एक भारी जिम्मेदारी आयद करता है एक एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट परफॉर्मेंस पे बाद में देखा जाएगा। या तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही इल प्लान थी, अगर आपकी तैयारी नहीं थी, अगर आप समझते थे कि अपने जवाबात से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले जो मीडिया पर्सनल हैं उनको मुतमईन नहीं कर पाएंगे, तो शायद इसको प्लान नहीं करना चाहिए था। और दूसरा ये कि अपनी वीकनेसेस, अपनी वल्नरेबिलिटी के आप इस वक्त ऐसा लगता है ना कि देखिए एक बड़ी भारी जिम्मेदारी तो ये है कि मसाइल का हल चाहिए। हमने देखा कि फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस प्राइम मिनिस्टर इस पर कंसर्न होकर वो आए, कराची की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो यकीनन एक एडमिनिस्ट्रेटर इस ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है, लीडिंग इट। लेकिन अगर आपके रवैये में लचक नहीं है, अगर आप में वो मजबूती नज़र नहीं आ रही, तो फिर कराची की ट्रांसफॉर्मेशन एक खाम ख्याली लगती है। आई थिंक वॉकिंग आउट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज नॉट अ ब्राइट मूव। इसको ह्यूमर से हैंडल किया जा सकता था, सिचुएशन को लाइटन अप किया जा सकता था, कोई ठोस बात की जा सकती थी, या तो प्रेमिस पहले डिसाइड होना चाहिए, प्रेमिस पहले ही बता देना चाहिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सवालात को लिया जाएगा, इस बारे में बात की जाएगी। भरा रूम जिसमें कैमराज भी हैं, लिखने वाले भी मौजूद हैं, लाइव कवरेज भी हो रही है, वॉकआउट करना was probably not the smartest move। बहरहाल जी, इस पे हम बात करते रहेंगे। आपको ये भी दिखाते हैं कि कराची के बल्दियाती निज़ाम ख़त्म होते ही लोगों की मुअत्तली के बारे में भी बात की जा रही है। एक तो हमारा सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि सक्सेशन प्लानिंग नहीं होती, कंसिस्टेंसी नहीं होती। अगर एक निज़ाम बदलता है तो उसने जिन जिन लोगों को आयद किया है वो भी तब्दील हो जाते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट और उसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। सिंध में बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होते ही एहतिसाब का अमल शुरू हो गया। नए सेक्रेटरी बल्दियात ने ओहदा संभालते ही 7 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल किए गए DMC कोरंगी के 4 अफसरान सलमान हैदर, अरशद हराई, अब्दुल करीम और सैयद अफसार शाह पर मुनज़्ज़म माली करप्शन में मुलव्वस होने, जाली बिलों के जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ जाली भर्तियों का भी इल्जाम है। मुअत्तल अफसरान पर आयद इल्जामात की इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब फराइज के दौरान गफलत बरतने पर उन दोनों ने सिंध तायुनात म्यूनसिपल कमेटी टंडवाला यार और म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर माथेलो के चीफ म्यूनसिपल अफसरान सरवर रहपटो और सलमान चांडियों के साथ झंडो मारी के टाउन अफसर सैयद फयाज शाह को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल अफसरान को लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अ कंसिस्टेंट थीम इन माई शो इज़ ऑफ कोर्स एजुकेशन। हम अक्सर तालीमी निज़ाम के बारे में बात करते हैं। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हम पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, असातिज़ा की बात करें, या फिर पेरेंट्स की, हु आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस इंटायर प्रोसेस, इन दिस इंटायर इकोसिस्टम, हम ज़रूर उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक लेकर आते हैं। लेकिन जब हम निज़ाम तालीम की पाकिस्तान में बात करते हैं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनारियो, क्योंकि हमारा एक लोकल सिस्टम है। ऑफ कोर्स यू हैव ONA लेवल स्कूल्स, और ये डिमांड के तहत बने, जिस तरह के आपने कल परसों भी मेरे प्रोग्राम में देखा जब हम वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेट कर रहे थे, कि सिंध भर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 6 मिलियन बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, यानी दैट्स सपोज करीबन 60 लाख बच्चे हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स का हिस्सा हैं। रियासत की जिम्मेदारी होती है इस सारे निज़ाम को चलाना, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस की जाती है, जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, वी ऑल्सो सी प्राइवेट स्कूल्स कमिंग इन। और एक और तासुर ये दिया जाता है कि शायद हमारे जो लोकल निज़ाम है, जो हुकूमत की तरफ से निज़ाम तालीम है, उससे कई गुना बेहतर है प्राइवेट स्कूल्स का निज़ाम। अब इसके अंदर एक तरफ तो हमारे यहाँ नैरेटिव ये बिल्ड हो रहा है कि सिंगुलर नेशनल करिकुलम आना चाहिए, दूसरी तरफ दे आर अ वैरायटी ऑफ अदर पेडागॉजीज जो कि दुनिया भर में अब उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको प्रोसेस का हिस्सा बनाया जा रहा है। क्या उसको भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, एंड व्हाट्स द स्पेस फॉर दैट? तो इस बारे में
हम ज़रा बात करेंगे, आप आज आपको बताते हैं होप एकेडमी के बारे में, दैट हैज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पेडागोजी। हमारे साथ वी हैव विद अस द CEO एंड द प्रेसिडेंट ऑफ होप एकेडमी इन पाकिस्तान। अगर इनके अपने करियर की तरफ देखते हैं, फॉर द पास्ट 2 decades शी इज़ बिन अ पार्ट ऑफ द मीडिया एंड कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री, और अब हाल ही में ये मुख्तलिफ ममालिक में जो ये होप एकेडमी चल रही है उसका वेंचर लेके शी इज़ कम टू पाकिस्तान। लेट्स फाइंड आउट व्हाट हर एक्सपीरियंस इज एंड व्हाट्स यूनिक अबाउट द होप एकेडमी। हमारे साथ मौजूद हैं आमना खेशकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। No, it is a, you know, when I heard about the Hope Academy, एक तो it makes me very hopeful. But please tell me, you know, because it's a new system for Pakistan, और ये बड़ा relevant time आपके लिए इसलिए है क्योंकि हम काफ़ी दिनों से ये बात कवर कर रहे हैं कि the Ministry of Education would like to bring in a singular national curriculum. Have you reviewed the curriculum? And because now you are a part of an international system of education, where are we lacking? What are the lacunas in our own system? वेल थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात जो आपने अभी जिक्र किया, जो गैप है सरकार और निजी इदारे की तालीमी निज़ाम में, हमारा जो मकसद होप एकेडमी या हमारी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन कोडेड माइंड्स का यही है कि वो गैप ख़त्म करें। एक क्यों एक ख़ास किस्म की तालीम एक बच्चे को दी जाए, दूसरे ख़ास किस्म की तालीम दूसरे बच्चे को दी जाए। हमारा ये मानना है और हम इस बात पे यकीन रखते हैं और इसी मिशन को लेके हम पाकिस्तान आए हैं। तालीमी निज़ाम एक होना चाहिए और एक प्राइस पॉइंट पे होना चाहिए। सही। तालीम चैरिटी नहीं है। ओके। तालीम बुनियादी हक है, उतना ही बुनियादी हक है जितना एक कपड़ा, गाड़ी, मकान और घर होता है। उसमें आप प्राइस पॉइंट लगे, इट्स अ प्राइसलेस थिंग। सो आप तो प्राइस लगा नहीं सकते। तालीम तो एक लाफानी चीज़ है और इसकी कोई कीमत नहीं होती। व्हाट वी बिलीव दैट हम आपको 21वीं सदी की 21st सेंचुरी स्टेम एंड स्टीम बेस्ड लर्निंग को इंतहाई मुनासिब कीमत में कि एक वो शख्स जो बिल्कुल जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय सरकारी स्कूल में जहाँ हम ये हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे अच्छी तालीम नहीं मिल पाती, और एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे के दरमियान का गैप ख़त्म करें। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि हम वो तालीमी निज़ाम लेके आएँ जिसमें करिकुलम कम्प्लीटली रिवैम्प हो, स्टेम बेस्ड एजुकेशन हो। दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द 21st सेंचुरी। हम जो भी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो आगे जाके हमारे बच्चों के काम नहीं आएगा। फॉरगेट अबाउट 10 years टाइम, इवन 2 साल बाद भी वो तालीम नहीं। आपने जो तालीम हासिल की या मैंने की, मैं तो पक्की कराची के प्रोडक्ट हूँ, मैं तो यहाँ गली मोहल्ले के स्कूलों में करके मैं पढ़ी हूँ, तो मेरे लिए वो तालीम मेरे कैरियर में कभी काम ना आई। सो मुझे वो लगता है वो जो मैंने कीमती वक्त अपनी ज़िंदगी का दिया एक दर्सगाह को, क्या मैंने उससे वहाँ क्या हासिल किया, वो जो सेंस ऑफ लॉस है ना, हमें आगे के बच्चों को नहीं ट्रांसफ़र करना। लेकिन आमना, व्हाट आईड लाइक टू अंडरस्टैंड, जैसे आपने कहा कि देखें एक सरकारी स्कूल है जो कि बहुत वाइड कैनवस उनका होता है, दे मेक श्योर कि हाली गली मोहल्ले वो डिबेटेबल है, लेकिन बहरहाल दे आर स्टिल द लार्जेस्ट एजुकेशन प्रोवाइडर इन द कंट्री। ऑन द अदर हैंड एक इमेज ये है कि प्राइवेट स्कूल्स व्हेन दे टॉक अबाउट अ सुपीरियर एजुकेशन सिस्टम, या वो कहते हैं कि आपके बच्चे को वैल्यू फॉर देयर टाइम एंड रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स मिलेगा, वही आपकी सारी बात कि आने वाले वक्तों में उसका पोटेंशियल पूरी तरह हम एक्सप्लोर करेंगे, एंड आवर किड्स हैव प्रूवन इट। चाहे आप एडेक्सल की बात करें, कैम्ब्रिज की बात करें, हमारे बच्चे माशाल्लाह पूरी दुनिया में डिस्टिंक्शन लेते हैं। सो माई क्वेश्चन इज़, हाउ आर यू फिलिंग द गैप? बिकॉज प्राइवेट स्कूल का तो ये तासुर है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, एंड दिस इज़ यू नो अ न्यू वे ऑफ पोजिशनिंग देमसेल्व्स। हाउ विल यू अचीव दिस, एंड सेकेंडली जो आपने कहा कि मुनासिब कीमत, ये किस हाउस होल्ड के लिए, बिकॉज राइट नाउ एवरीबडी इज़ फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग एज वेल। अब मैंने जब हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान में आके तालीम हासिल कर लोगों को मुहैया करें, लोगों ने जब उन्होंने सुना है कि बाहर की कंपनी आके यहाँ पे तालीम देगी, तो सबसे पहले सवाल आया कि आप लोगों की तो फ़ीस लाखों में होगी। तो आप यकीन नहीं करेंगे इसी तरह हम स्टेम एजुकेशन 1500 रुपये माहवार पे दे रहे हैं। ओके। मैं लोगों को हंस के कहती हूँ, 1 महीने लोन का जोड़ा ना बनाओ, बच्चे को तालीम दे दो, इससे बड़ी कोई बहुत बड़ी एवरीथिंग। इट्स अ स्टेम बेस्ड एजुकेशन जिसमें हम टेक्नोलॉजी के नाम पे लोगों को माउस पकड़ना नहीं सिखाते, हम उनको कोडिंग और रोबोटिक्स सिखा रहे होते हैं। हम साइंस में रोबोटिक्स और एआई का यूज़ कर रहे होते हैं ताकि बच्चे हैंड्स ऑन लर्निंग करें। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बल्कि आप इंटरनेशनली जितने भी इस वक्त आर्टिकल्स देखेंगे, उन्होंने कहा ये लाइफ स्किल्स का हिस्सा हो जाएगा, बच्चों की एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। आज यू नो आवर लाइफ इज़ ऑल अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। तो जब तक बच्चे को कोडिंग खुद नहीं आएगी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक नॉट गिविंग हिम द लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इन द वर्ल्ड ऑफ टुमारो। तो दिस इज द फ्यूचर वेदर वी लाइक इट और नॉट।
गॉन आर द डेज जब समझते थे कि प्लम्बर बनना या ब्यूटिशियन बनना या वो सब बनना स्किल्स होती थी, वो भी इस हुनर है। हुनर का और डेफिनेशन बढ़ गई है। कोविड ने दुनिया बिल्कुल बदल दी है। अब वो वक्त गया कि हम वो फैंटेसाइज करें कि एक वक्त के बाद हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए अमेरिका लंदन पढ़ने जाएंगे। हालात वो नहीं रहे, ना नौकरियां वो रही हैं। मैंने खुद 20 साल मैं गल्फ़ में गुजारे हैं और मैं वहाँ पे रही हूँ। वो जो जॉब्स जो हम समझते तो आसानी से मिल जाती थी, वो ख़त्म हो रही हैं। अब जितनी भी इंटरनेशनल आलमी इदारे होंगे वो आपके घर पे खुद आएंगे अगर आपके पास वो सलाहियतें मौजूद हैं। So हमें वो टेक्नोलॉजी we are now looking at the schools reopening on the 15th of September. इंशाल्लाह। तो क्या एक तो सबसे पहले मुझे बताइए कि होप अकेडमी कराची में या मुख्तलिफ शहरों में कहाँ लोकेटेड है, इस वक्त आपकी स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी है, एंड हाउ प्रिपेयर डू यू फील कि 15 सितंबर को कोविड के बाद जब दोबारा क्लासरूम्स में बच्चों ने आना है, आपकी कैसी तैयारी है? राइट नाउ वी आर ऑल वर्चुअल। ओके, हम वो रिस्क उठा ही नहीं रहे कि हम बच्चों को भी कैंपस में बुलाएं। ओके, हमारा मानना ये कि दिसंबर तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। बहुत बड़ा रिस्क है, जान है तो जहान है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्चुअल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, क्योंकि हमारी टीचर्स इतने पेडागॉजी स्किल्स में और टेक्नोलॉजी स्किल्स में इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मेरा स्टूडेंट जो है वो उतना ही एम्पावर्ड है जो अब क्लासरूम में बच्चा होगा। सही। सो अभी कैंपस आर इन द प्लान्स बट नॉट नाउ, वी आर बेस्ड ऑन ऑल वर्चुअल लर्निंग। मगर हमें कैंपस पे तो जाना हो, क्योंकि मैं मर्दान के गांव में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ उसको इंटरनेट मिलेगा। वो वर्चुअल लर्निंग बिल्कुल है, बहुत बड़ा चैलेंज है। वहाँ पे हम ब्लेंडेड लर्निंग कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे हमें पार्टनर्स मिल रहे हैं जो हमें हमारा जो मेन मेंटर है वो अमेरिका में बैठा हो, लंदन में बैठा हो या दुबई में बैठा हो, वो ऑनलाइन होगा। हमारे पास लोकल टीचर्स अवेलेबल होंगे। लाइक अ पैरेलल सिस्टम। आमना, ये चीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये एक एकेडमी, एक ट्यूशन सेंटर, एक बच्चों के लिए एक को करिकुलर या सप्लीमेंटल करिकुलर है कि वो अपने रेगुलर ग्रेड स्कूल भी जा रहे हों और साथ साथ आपकी एकेडमी का हिस्सा हैं, या दिस इज़ एजुकेशन, दिस इज़ द एजुकेशन? Yes, we proudly say that we are an alternative education system because जो अभी क्लासरूम में मुख्तलिफ स्कूलों में हो रहा है, that's is not producing anything. हमें उसको बदलना है और हमें एक ऑल्टरनेटिव अच्छा ऑप्शन देना है वालिदैन को, ताकि वो एक फ़ैसला कर सकें कि उनके बच्चों को कि वो 15 किलो की किताब बस्तों वाली की तालीम चाहिए या वो तालीम चाहिए जिसको बच्चा एंजॉय कर सके, उसके इंटेलेक्ट लेवल पे पहुंच सके। कितनी बड़ी स्टूडेंट बॉडी है इस वक्त आपकी पाकिस्तान में? माशाल्लाह पाकिस्तान में वी स्टार्टेड अबाउट 3 months ago and we are more than 3,000 now. ओके, अच्छा। और ये जितने टीचर्स आप कह रहे हैं कि वर्चुअल प्रोग्राम में इनको सिखा रहे हैं, इनकी तरबियत कर रहे हैं, आधे पाकिस्तानी स्टूडेंट टीचर्स या ये आप इंटरनेशनल करते हैं? व्हेन यू वर्चुअल बॉर्डर्स की कोई अहमियत नहीं रहती सिद्रा। सही। सो हमने हमारे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है कि हमारे मुकामी टीचर्स भी हैं, वेरी यंग टैलेंटेड टीचर्स। तुम यकीन नहीं करोगी कि हमारी जो सबसे मकबूल टीचर्स हैं उनकी उम्रें 19 साल और 20 साल की लड़कियां हैं। एंड द कनेक्टिविटी बिटवीन देम एंड द किड्स आर सो ब्यूटीफुल बिकॉज ऑलमोस्ट दे अंडरस्टैंड द होल मिलेनियल एंड जनरेशन जी। वो आ जाती है कि उनमें समझ और उनका एक्साइटमेंट लेवल ही अलग होता है, पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी। सो प्रॉब्लम ये खासतौर पर तालीम में ये हो गया कि तजुर्बा आपके अंदर एक एक्स्ट्रा बैगेज ले आती है, जो आपको जो एरोगेंस ले आती है उस्ताद में। ये हमने बहुत मैंने देखा है, और जो तजर्बा जो आपको इंकिसारी लाना चाहिए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस उस्ताद में आता है मैं आगे नहीं सीखूंगा या मैं नया निज़ाम तालीम, हाँ अखलाकुल नए निज़ाम तालीम के हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा। बट दिस यंग ब्लड जो है दे हैव वेरी अडेप्टेबिलिटी एंड दे वांट टू एक्सपेरिमेंट। मुझे बताएं कि सो व्हाट डज द करिकुलम लुक लाइक? आपने जिस तरह एम्फसाइज किया कि बिकॉज इट्स स्टेम बेस्ड मॉडल, तो इसके अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, कोडिंग, हैविंग एन वेरी बिग पोर्शन ऑफ इज डेडिकेटेड टू टेक्नोलॉजी, वो तो अहम है। लेकिन व्हाट अबाउट ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स? क्या आप लोग मिसाल के तौर पे बेसिक साइंसेज हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस्लामियात, पाक स्टडीज़, ये भी पढ़ाते हैं? लैंग्वेज स्किल्स हम सब पढ़ाते। हम लिटरेचर थ्रू वर्चुअल रियलिटी और थिएटर के थ्रू पढ़ाते। हमने इन्फ्यूज़ किया है टेक्नोलॉजी इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को हर कोर्स प्लान के अंदर। So whether you are a student of the federal board or you're the student of the O levels or whatever curriculum you want to name it, हम उसको बिल्कुल पेडागॉजी में वो कन्वर्ट कर देते हैं। मैं हो सकता है आपने इतना आगे अभी नहीं सोचा हो या you'll probably let it grow organically। आमना जी, ये जो स्टूडेंट्स आपके हैं, आर दे प्रिपेयरिंग फॉर O levels, A levels या पाकिस्तानी के मैट्रिक निज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? इन्होंने जब आगे कॉलेजेस में जाना है तो इनकी क्या तैयारी होगी? पहले तो सीधा ही समझे कि हमने यहाँ पे वी आर नॉट
creating the competitive market. Okay. We are collaborating. सही है. आपका बच्चा चाहे किसी भी स्कूल में जाता हो, चाहे वो फेडरल बोर्ड में जाता, आगा खान बोर्ड में जाता, ओ लेवल्स में जाता है, हम उस निज़ाम तालीम के साथ कोलैबोरेशन करेंगे. हम क्या करें, हम आपके कोर्स प्लान को अभी फ़िलहाल चैलेंज ही नहीं कर रहे. हम कह रहे हैं प्लीज़ इम्प्रोवाइज इट थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. सो वी आर इन्फ्यूजिंग द टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन योर कोर्स प्लान. इन अदर वर्ड्स, अगर मैं अपने व्यूअर्स के लिए इसको आम फहम बनाऊं कि जो टीचर्स का अंदाज़े गुफ्तगू है, अंदाज़े तरबियत है, उसमें जिद्दत पैदा की जा रही है. अभी करिकुलम बेस वही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को वही करिकुलम पढ़ा रहे हैं. सो हम जब IT, फॉर एग्जांपल IT का, ये कंप्यूटर साइंस का क्लास का लेते हैं बात, आप अभी 7वीं 8वीं के भी किसी भी करिकुलम में उठा लें, इवन ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, कि आपको अभी तक एक्सेल शीट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही सिखा रहे होते हैं. दुनिया बहुत बदल गई है. 3 साल के बच्चे को आजकल ये पता है. तो हमने उसको कन्वर्ट कर देते कम्प्लीटली AI, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी के कोर्सेज में. सो हमने उसका जो वैल्यू ऑफ द करिकुलम है हम इम्प्रोवाइज करते हैं. और उसके लिए हम अगर हम डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं तो ज़ाहिर है हमारा कनाडा में एकेडमिक क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटली इन कनाडा, वहीं से हमारा करिकुलम बनता है. और हमारी कोशिश ये होती है कि देखें 2+2 4 ही होते हैं हर निसाब तालीम में, चाहे वैसे किसी में भी रख लें. ये साइंस की द बेसिक नॉलेज इज़ एवरीवेयर. सो मैंने जो पढ़ा है साइंस में वो यूनिवर्सल सब्जेक्ट्स वुड स्टे द सेम. आमना जी, व्हाट अबाउट लैंग्वेज, यानी उर्दू ज़बान है या इस्लामियात है, ये अभी आप उर्दू कैसे सीख रहे हैं? उर्दू में आप जो भी आपके पास सबक आता है, चाहे रीडर है, वो लिटरेचर पढ़ रहे हैं, गालिब पढ़ रहे हैं, तो आप वही मोनोटोनस तरीके से रट्टा मार के शेर याद कर रहे होते हैं. नोट लिख रहे हैं उसके ऊपर. हम क्या करते हैं, हम इसमें थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस डाल देते हैं. आपने भी नोट लिखा था, मैंने भी नोट लिखा है, और आज के अब जो बच्चे पढ़े वो भी नोट ही लिख रहे हैं. बिल्कुल. वो लिख यू नो दे आर नॉट एब्जॉर्बिंग इट व्हाट दे आर लर्निंग. बल्कि कहा जाता है ये याद कर लो, ये तो जरूर आएगा. कश्मीर इशू पे याद कर लो, पाकिस्तान से 4-5 ना 2 कौमी नजरिया, ये 2-3 तो जो मैंने 20 साल 22 साल पहले पढ़ा था वो भी अभी चल रहा है. नहीं, यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट. तो एक दफ़ा फिर अपने व्यूअर्स को बताते चलें, राइट नाउ इट्स एन अल्टरनेटिव लर्निंग मेथडोलॉजी. ये नहीं है कि आपका बच्चा किसी बिल्कुल ही अलग करिकुलम पे चला जाएगा. अगर वो ओ लेवल्स का स्टूडेंट है, मैट्रिक का स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट कर रहा है, दिस विल हेल्प हिम अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग कोर्स, और जहाँ जहाँ उस कोर्स को, उस करिकुलम को अपग्रेड किया जा सकता है, ही विल लर्न सो मच मोर. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. होप अकेडमी, यू कैन फाइंड देम ऑनलाइन, और आप राब्ता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं. आई थिंक द न्यू एकेडमिक ईयर इज़ जस्ट अबाउट टू बिगिन, सो इट्स जस्ट द राइट टाइम टू गेट इन टच विद देम. लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक. विल बी राइट बैक. जी जनाब, हैमलेट में कहा जाता था टू बी और नॉट टू बी इज़ द क्वेश्चन. लेकिन पाकिस्तान में हम अक्सर ये देखते हैं कि केसेस चलते हैं लेकिन हम जस्टिस से अपने आप को दूर पाते हैं. पाकिस्तान में होते हैं तो जी तबीयत इतनी नासाज होती है कि इवन कोर्ट के जजेस ये पूछ लेते हैं कि अगर खुदा न खास्ता 2 दिन बाद हालत और अबतर हो गई तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है. पंजाब हुकूमत खुद एक हेल्थ रिपोर्ट तश्कील देती है और उसमें भी यही बात बिल्कुल साबित होती है कि जी बहुत सूरत हाल नाजुक है और फौरी तौर पे ट्रैवल करना इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद सिलसिला शुरू होता है सियासत का कि भाई रोज़ाना की बुनियाद पे हम तकरीबन तस्वीरें देख रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की फ्रॉम लंदन, वेयर ही सीम्स अल्हम्दुलिल्लाह इन वेरी गुड हेल्थ. जब वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने पार्टी के मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं उनसे बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे थोड़ी सी खलबली मच जाती है बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द नैरेटिव ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट. PTI की हुकूमत ने हमेशा एहतसाब की बात की, करप्शन को ख़त्म करने की बात की, और उनका एक कंसिस्टेंट नैरेटिव पिछले कई सालों से रहा है कि PML की हुकूमत ने कोई अगर गबन किया है, करप्शन के जो चार्जेस उन पे लगाए जा रहे हैं वो उनको फेस करें और एहतसाब यकीनन होगा. इस वक्त सूरत हाल ये है कि दे आर लिटरली ट्राइंग देयर बेस्ट कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएँ और इन चार्जेस को फेस करें. कभी मफरूर होने की बात की जाती है, लेकिन हाल ही में हम देखते हैं कि एक रिव्यू पिटिशन दायर की गई है इस्लामाबाद
इस्लामाबाद हाई, जिसमें उनको कहा गया है कि वो सरेंडर करें 10 सितंबर तक, जो कि आज की तारीख है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू रिटर्न टू पाकिस्तान और टू सरेंडर। ना वो वतन वापस आना चाहते हैं, ना सरेंडर करना चाहते हैं। लेकिन आए दिन हम एक नई टाइमलाइन ज़रूर सुन लेते हैं जिस पे खदशा है या इम्कान है कि वो वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद है वकास अब्रेज़ खान, बैरिस्टर एट लॉ। उनसे जानेंगे कि क्या कानूनी पेचीदगियाँ हैं, क्या हुकूमत वक्त और हमारे जस्टिस सिस्टम का कोई मसल करामत साबित होगा वतन वापस लाने में नवाज शरीफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम। वकास, उन्होंने तो साफ कह दिया कि जी मुमकिन नहीं है, इसके लिए कोई रीज़न, पहले तो हेल्थ ग्राउंड्स होते थे ना, इस वक्त ग्राउंड्स क्या पेश किए गए हैं इस पिटिशन के ज़रिए कि वो क्यों मुमकिन नहीं है उनके लिए वतन वापस आना? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे आइन का आर्टिकल 9 है जो ये बताता है कि लिबर्टी ऑफ लाइफ एंड राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट टू ऑल द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट्स हैं, दे आर द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ स्टेट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट जो राइट टू लाइफ है, किसी शख्स की जिंदगी को अगर खतरा है तो स्टेट तमाम मेजर्स इंश्योर करेगी और स्पेशली हमारी कोर्ट्स जो हैं वो तमाम मेजर्स लेगी जिससे उसकी जिंदगी को महफूज किया जा सके। नवाज शरीफ साहब जो अंडरटेकिंग दे के गए थे यहाँ से, इसमें शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ शामिल थे, उस अंडरटेकिंग में उन्होंने कहा था उस अंडरटेकिंग में कि जब उनकी हेल्थ जो उनकी सेहत है जब वो ठीक होगी तो वो पाकिस्तान वापस आएंगे और अदालतों के सामने सरेंडर करेंगे एंड ही विल परस्यू हिज केस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। जो गुज़िश्ता रोज इनकी 2 रिपोर्ट्स पेश की गई, उन 2 रिपोर्ट्स के अंदर एक डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट थी, एक डॉक्टर शॉल की रिपोर्ट थी, एक यूके का जो इनका कंसल्टेंट है उसकी रिपोर्ट थी और एक अमेरिकन कंसल्टेंट उसकी रिपोर्ट थी। उन दोनों रिपोर्ट्स के अंदर बड़ी कैटेगोरिकली इन दोनों चीज़ों की इंडिकेशन की गई है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो खराब है और इस सेहत में अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उनकी तबीयत मज़ीद खराब हो सकती है और एप्रीहेंशन ऑफ लाइफ और एप्रीहेंशन ऑफ डेथ की भी इंडिकेशन की गई है, जो कि बहुत ड्रेडफुल डोलफुल इंडिकेशन है। लिहाजा इस सूरत हाल में जो गुज़िश्ता जो रिपोर्ट हैं उसके बारे में तो यही है कि नवाज शरीफ साहब अगर ट्रैवल करते हैं तो उनकी लाइफ जो एट स्टेक होगी। अब जहाँ तक आज की प्रोसीडिंग का ताल्लुक है, आज तक का वक्त उनको दिया गया था कि आज उन्होंने ही मस्ट सरेंडर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर वो सरेंडर नहीं करते तो इसके अलावा कोर्ट कौन से ऑप्शंस कोर्ट के पास मौजूद हैं जो आज दे सकती है। सबसे पहला ऑप्शन ये था कि कोर्ट इन्हें मफरूर करार देती, इन्हें अब्सकॉन्डर करार देती, और जब एक शख्स को अब्सकॉन्डर करार दिया जाता है उसके अगेंस्ट 87 और 88 CRPC की कार्रवाई की जाती है तो इस जिम्मन में एक तो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह अटैच कर ली जाती है और प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद कोर्ट के पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि उस प्रॉपर्टी को जो है वो ऑक्शन उसकी करवाए और उसको बेच भी सके। एट द सेम टाइम जब एक शख्स को मफरूर करार दे दिया जाता है तो उसकी अपील पे इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं वो मैं जरूर आपकी गोशगुजार करना चाहूंगा। उसमें ये होता है कि मुतअद्दिद हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इस चीज पे मौजूद हैं। एक ऐसा शख्स जो कन्विक्टेड हो और उसकी सजा सस्पेंड करके उसको बेल ग्रांट की गई हो तो ऐसी सूरत में वो शख्स जो है कोर्ट की तमाम डेटा फेयरिंग पे अपने आप को प्रोड्यूस करे। अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता और अब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाता है बाय द कोर्ट ऑफ अपील तो कोर्ट ऑफ अपील उसका राइट ऑफ अपील क्लोज कर सकती है, उसकी जो बेल ग्रांट की गई थी वो कैंसिल कर सकती है और अपनी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को ये डायरेक्ट कर सकती है ये शख्स जहां पे भी है इसे पकड़ा जाए और इसे जेल में डाला जाए और उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए। ये वो तमाम ऑप्शंस कोर्ट के पास मौजूद हैं जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो यूटिलाइज कर सकती है। और अगर नवाज शरीफ साहब इन तमाम ऑप्शंस के बाद वतन वापस नहीं आते तो फिर इसके बाद कोर्ट अगर ये चाहे आज ये चीज डिसाइड करना चाहे तो कोर्ट एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया ये दोनों वो रेफरेंसेस हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब को एक में एवनफील्ड में 10 साल सजा दी गई और जो अल अजीजिया जिसको अरशद मलिक ने डिसाइड किया था इसमें 7 साल सजा दी गई। ये दोनों रेफरेंसेस इनमें इनको बेल भी ग्रांट की गई, इनकी जो सजाएं थी वो भी सस्पेंड कर दी गई। तो अगर वो वापस नहीं आते तो आज जो रिकॉर्ड कोर्ट के पास मौजूद है ट्रायल कोर्ट का नैब कोर्ट का उसकी रोशनी में कोर्ट जो है नवाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी में भी फैसला दे सकती है। बहरहाल ये ऑप्शन भी मौजूद है, ये ऑप्शन भी मौजूद है। ये तमाम हमारे पास लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं कोर्ट्स के सामने क्योंकि आज तक का वक्त नवाज शरीफ साहब के पास था। दैट ओपन्स अप अ पेंडोरास बॉक्स। ये तो लीगल
ऑप्शंस की बात की, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, हम अगले शो में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वकास हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बढ़ते हैं एक ब्रेक की, विल बी राइट बैक शॉर्टली, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कभी कभार इश्यूज़ इतने तकलीफ़देह होते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को साइड पर रख कर उनके बारे में बात करना भी उतना ही अहम होता है। आए दिन हम मुख्तलिफ़ बच्चियों के हवाले से ख़बरें सुन रहे हैं, फिर एक जस्टिस फॉर समबडी के नाम से उनका हैशटैग ट्रेंड करता है, लेकिन फिर किसी भी हौलनाक दर्दनाक वाक़े को भूलकर ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। वाक़यात उसी तरह हो रहे हैं, इंसिडेंसेस में कमी आने के बजाय ज़्यादती आती चली जा रही है और ऐसा लगता है कि हमारा पूरा सिस्टम, माशरा, कानून इसके सामने बेबस हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि सोशल मीडिया और अवेयरनेस की वजह से अब लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, लेकिन फिर ये क्या हैवानियत है, क्या फ्रस्ट्रेशन है कि ऐसे इंसिडेंट्स में कमी के बजाय अब हम बढ़ावा देख रहे हैं। क्या ये लोगों का गुस्सा है, तालीम और तरबियत की कमी है, एहसास की कमी है, या हम बिल्कुल ही हैवानियत के करीब पहुंच चुके हैं? इस पर आज ज़रा बात करते हैं। मुख्तलिफ चाइल्ड अब्यूज़ केसेस आ रहे हैं, लॉज़ को सख्त होने की ज़रूरत है या क्या किया जाए? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी इसके हवाले से काफ़ी पैशनेट बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि भी सरेआम फांसी होनी चाहिए इस तरह के ऑफेंडर्स को, लेकिन उस पर फिर उनको अपोजिशन का भी सामना करना पड़ा था। इस वक्त कानून में हमारे पास क्या प्रिविलेजेस मौजूद हैं, किस तरह इस तरह के केसेस आगे बढ़ते हैं? फिर ये भी देखने में आता है या तो ऑफेंडर मिलता ही नहीं है, या फिर पता चलता है कि ऑफेंडर कोई जानने वाला, कोई फैमिली मेम्बर या कोई आस पड़ोस का शख्स है, और हर सिचुएशन में उसको डील करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। लेकिन हैवान नन्हे बच्चे से ज़्यादती करने पे ख़त्म नहीं होती। अक्सर केसेस जो अभी हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें नंबर्स इंक्रीज़ भी हुए हैं, एक और तकलीफ़ दे दिल खराश बात यह है कि फिर बच्चे को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है और बड़ी भरपूर कोशिश की जाती है कि उसकी जो डेड बॉडी है वो ना मिले। बहरहाल जी, बड़ा तकलीफ़देह इशू है। मैं एक दफ़ा फिर लोगों को कहना चाहूँगी, ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी, हम बहुत हसासियत के साथ इसको उठाएंगे, लेकिन इफ़ यू फील कि दिस इज़ टू मच फॉर यू, देन आई वुड सजेस्ट कि आप ये प्रोग्राम बेशक ना देखें या इस डिस्कशन का पार्ट ना बने। जनाब, हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बल्कि ये जो वर्क फ्रॉम होम के बाद पहली दफ़ा आज स्टूडियो में आई हैं, मुझे बहुत खुशी है। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सारिम। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ मौजूद होने के लिए ऑन दिस वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जो ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जिस पर मेरी हिम्मत टूट रही होती है। मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि आपकी एनर्जी लूँ और आपको बुलाया जाए उसके ऊपर। मैं क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, एनर्जी मेरी भी टूटती है ना। दुख मुझे भी बहुत होता है। ये मामूली बातें नहीं हैं, ये हमारी बच्चियाँ हैं और शायद खुद भी औरत हूँ, शायद इसलिए बहुत फील करती हूँ। मेरी बेटी है इसलिए फील करती हूँ, और बेटी नहीं, ये सारे काम बेटों के साथ भी हो रहे हैं। बात यह है कि बात करना ज़रूरी भी बहुत है सिद्रा, क्योंकि जब हम बात करते हुए ऐसे पॉइंटर्स दे देते हैं जिससे लोग अपने बच्चों को बचा पाएँ तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। वो लोग जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा होता, क्योंकि जैसे भी आपने इमरान खान साहब का भी कहा, मैं समझती हूँ कि ये अब इस वक्त ये वो वक्त है जब कुछ करने की ज़रूरत है। दहशतगर्द पहले बहुत फिरा करते थे, हमने बहुत दहशतगर्दी की बात सुनी, फिर क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी आर्मी ने स्टैंड लिया, दहशतगर्दों को ख़त्म किया और हमारी कौम ने उन्हें ख़त्म किया। इसी तरह अगर हम इनके खिलाफ भी एक प्रॉपर मुहिम और प्रॉपर सोच बना लें एज अ नेशन, हम ये समझें कि जितनी बच्चियों का नाम हम एक का भी नहीं लेते, लेकिन जितनी बच्ची हैं ये हमारी बच्ची हैं और हमने इनके जिन्होंने के साथ ज़्यादती की है, वो जो वेकअप पॉइंट है ना, वो अनफॉर्चुनेटली हमारा आ नहीं रहा। और यही होगा कि हम बतौर माशरा जाग क्यों नहीं रहे। हमें उतना गुस्सा, हम गम का इजहार करते हैं, हमें तकलीफ होती है, हमारी हिम्मत टूटती है, लेकिन फिर हम चीज़ों में मस्त हो जाते हैं। कसूर का वाक़या हुआ, ज़ैनब का वाक़या हुआ, हाल ही में हम मरवा का वाक़या देखते हैं, लेकिन वी आर जस्ट नॉट वेकिंग अप। क्या हमारा पूरा कानूनी निज़ाम, पूरा माशरती निज़ाम फेल हो चुका है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फरहाद अली शाह, जो कि मेंबर हैं पंजाब बार काउंसिल के, क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरहाद यहाँ मौजूद होने का। इतने वाक़यात हम सुनते हैं, बच्चों के नाम से जस्टिस की दुहाई देते हुए हैशटैग ट्रेंड्स करते हैं, लेकिन जो ऑफेंडर्स होते हैं उनका किस्सा फिर हम सुन ही नहीं पाते, ना कोई कन्विक्ट होता है, किसी की सज़ा नहीं होती। तो एक अजीब बेचारगी का सा समा लगता है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना और बात
जी का बहुत मैं ममनून हूँ कि वो इस टॉपिक पे हमेशा मुझे बड़ी एक्टिव मिली और हम लोग इकट्ठे बहुत से प्रोग्राम में इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। देखिए बात ये है कि आपने शुरू में कहा कि अगर आप ये प्रोग्राम ना देखना चाहें तो आप इसको छोड़ दें। इसको ये हम छोड़ नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि ये छोड़ने की वजह से ही आज हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, उनके साथ इतनी दरिंदा सिफ्त किस्म की जो वारदातें हो रही हैं और उसके ऊपर हमारा कानून जो है कानून मौजूद है, लेकिन क्योंकि सजाओं की एग्जीक्यूशंस नहीं हो रही, क्योंकि कलेक्शन ऑफ एविडेंस और सीक्वेंस में नहीं किया जा रहा, और सबसे बड़ी बात कि हम लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और नॉर्मली लोग इस किस्म के इंसिडेंट्स को प्रॉपर टाइम पे सिर्फ इसलिए रिपोर्ट नहीं करते कि शायद माशरे में हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। देखें इज्जत का जनाजा बचाते बचाते अगर हमारे नन्हे मुन्ने किसी परी का, किसी बच्चे का जनाजा निकल जाए तो बेहतर यह है कि हम उस बच्चे को पहले प्रोटेक्ट करें और माशरे का हर बच्चा अपना बच्चा समझा जाए। तो सवाल मेरा यही है ना, कसूर का वाकया हुआ, जस्टिस फॉर ज़ैनब ट्रेंड किया, ज़ैनब का वाकया कोई कम दिल दहलाने वाला नहीं था, लेकिन फिर क्या वजह है कि फास्ट फॉरवर्ड 3 महीने बाद आज आप और मैं अफसोस कर रहे हैं, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है मरवा के लिए। तो तब्दीली कहाँ आई, किस चीज में तब्दीली आई? क्या हमने इस तरह के मुलजिमों को, मुजरिमों को कैफरे किरदार पहुंचाया? क्या हुआ उनके लिए? सजा तो हमने सख्त नहीं की। अगर आज देखें आप और मैं मीडिया पे बात कर रहे हैं, ड्रामे बन गए, सोशल मीडिया पे उसको ट्रेंड करा दिया, पोस्टर्स बन गए, लोगों ने निकल के मोमबत्तियां जला दी, फिर ज़ैनब के बाद मरवा क्यों? सवाल मेरा आपसे ये है। देखिए मेरा बड़ा स्पेसिफिक सा जवाब होगा कि आज सिर्फ ज़ैनब को इंसाफ इसलिए मिला कि वो आपके मीडिया पे आ गई, सोशल मीडिया ट्रेंड आ गया, हुकूमत पूरे तरीके से एक्टिव हो गई, 6000 लोगों का वहाँ पर DNA टेस्ट कर लिया गया, बेशुमार पुलिस जो थी वो डिप्लॉय कर दी गई। देखिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक ज़ैनब के केस कर लेने से आप ये नहीं कह सकते कि आपने चैंपियनशिप जीत ली है इस जुर्म के अगेंस्ट। ये क्राइम जब तक आप हर केस को उस सीक्वेंस में नहीं लेंगे उस वक्त तक ये क्राइम खत्म नहीं हो सकता, बल्कि बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोगों को सजाएं नहीं मिल रही, प्रॉपर तरीके से प्रोसिक्यूट नहीं किया जा रहा। अच्छा, अगर मैं इसको एक एक तरह से तमाम गिरों को एक साथ लेके अगर तानों को लेके आते हैं, आप देखें मरवा का वाकया हुआ, नन्ही सी बच्ची, उसको पहले 14 अगस्त की उसकी तस्वीरें आ रही हैं कि वो सब्ज़ हिलाली परचम लेके खुश है, सेलिब्रेट कर रही है, उसको अगवा किया जाता है, ज़्यादती की जाती है, उसको जलाकर उसकी बॉडी को बोरी में बंद करके फेंक दिया जाता है जैसे कोई कचरे का ढेर है, कोई बिल्कुल मामूली सी शय है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेशावर में एक ट्रांसजेंडर है, उसको गोली मार दी जाती है। कल रात का हौलनाक तरीन वाकया देखते हैं कि एक गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, हस्बैंड पेट्रोल लेने के लिए जाता है, पहले कॉल की जाती है हाईवे पे पुलिस को और मोटरवे की पुलिस कहती है कि जी इस रूट पे अभी किसी को अलॉट नहीं किया गया है। एक खातून खाना अपने बच्चों के साथ गाड़ी के शीशे बंद करके अगर वहाँ पे बैठी है तो बाकायदा 2 दरिंदा सिफत लोग आते हैं, बंदूकों से गाड़ी के शीशों को तोड़ते हैं, उन बच्चों को और उस खातून को झाड़ियों में ले जाते हैं, उसके साथ ज्यादती करते हैं, नकदी और रकम छीनकर चले जाते हैं। बच्चों के सामने खातून के साथ ज्यादती होती है। हम किस तरह ये हमारे माशरे की अक्कासी ही तो कर रहा है। ये देखें इसमें जो रात इंसिडेंट हुआ, ये तो इस पे सारी कौम इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा सदमे में मुझे नज़र आ रही है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मोटरवेज तो जो है वो आइडियल प्लेस हो चुके हैं इस किस्म के कल्प्रिट्स के लिए, क्योंकि अब ये नई मोटरवेज जो अभी आप इनकी ओपनिंग अगर देखें तो वहाँ पे पूरी सर्विसेज, पेट्रोल पंप्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं है और सिर्फ पेट्रोलिंग इस हद तक है कि अगर कोई फास्ट स्पीड पे जा रहा है तो उसको चलान किया जा सके। लेकिन जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के हवाले से पुलिस, खासकर मोटरवे पुलिस, बड़ी बुरी तरह से फेल हो चुकी है वहाँ पे। और ये जो आप देखें कि कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं कि 100 किलोमीटर तक आप गाड़ी चला लें तो आपको पुलिस नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि जब तक प्रॉपर थाने जो हैं, जो पंजाब पुलिस के थाने गवर्न करते हैं, जब तक वो मोटरवेज को आउटर साइड से कोई उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इस किस्म के वाकयात जो है वो कम नहीं होंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रिंग दैट अप फराद, बिकॉज मौजूदा हुकूमत का, चाहे वफाक में हो या पंजाब हुकूमत का, एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में कैंपेनिंग पॉइंट रहा है पुलिस रिफॉर्म्स। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ IG पे IG बदले चले जा रहे हैं, पुलिसिंग बेहतर नहीं हो रही। बहरहाल जी क्या कहेंगी आलिया भाभी के वाक़यात ऐसे हैं कि जब आप उन पर बात करते हैं ना तो दो मिनट के लिए आपको लगता है कि अल्फाज नहीं है, आगे कहाँ लेके जाएं इस गुफ्तगू को। व्हाट वाज योर रिएक्शन? ब्रेकिंग न्यूज़ आई, हर तरफ जंगल की आग की तरह फैल गई ये खबर।
जब हम किसी मुजरिम को सज़ा तक पहुंचाते हैं ना, तो उसके दो फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि जो मज़लूम है उसको किसी हद तक उसके घर वालों को करार आता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये केसेस मैं आए दिन हैंडल करती हूँ, और इसमें मैं एक केस के बारे में कहूँ कि अपने ही रिश्तेदार ने जायदाद के चक्कर में बच्चे को, छोटे बच्चे को, 8-9 साल के बच्चे को उठाया, कत्ल कर दिया, और सारा वक्त घर वालों के साथ मिलकर वो ढूंढवाता भी रहा और सब कुछ करता रहा। और उसके बाद उस बच्चे को सांस की बीमारी थी। माँ कहती थी कि देखो सर्दियों का मौसम है, जिसको सांस की बीमारी है, मैं दवाई दिला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये सब होता रहा। बहरहाल उसको वो कत्ल उसी वक्त कर चुका था जब वो उसको लेकर गया था। कत्ल भी इसलिए किया था क्योंकि वो अपने चचा को पहचानता भी था। माँ का कहना ये था कि जब उसको फांसी की सज़ा हुई तो माँ ने कहा कि जब इसको फांसी की सज़ा हो जज को, कि मैं सामने खड़ी हूँ, कि जब ये मेरे सामने हैंग किया जाएगा तो मुझे सुकून आएगा, क्योंकि मेरा बच्चा जब तक मेरे बाजू पे सोता नहीं है मुझे नींद नहीं आती। पूरी रात मेरी रूह, मेरा दिल, मेरे बाजू टटोलते हैं मेरे बच्चे को। तो जब मुजरिम को सज़ा मिलती है तो जो मजलूम के घर वाले, उन्हें किसी हद तक करार आता है। एक ये फ़ायदा। एक पॉइंट और कि जो हम मुजरिमों को छोड़ देते हैं ना, ये हम एक गुनाह नहीं करते, ये हम कह देते हैं कि फांसी नहीं चढ़ाओ, सख्त सजा नहीं दो, ये एक गुनाह नहीं है, ये हम बहुत सारे गुनाह करते हैं। कैसे? हर मुजरिम जब जुर्म करता है और वो पकड़ा नहीं जाता या सजा नहीं मिलती, एक तो उसका तजुर्बा बढ़ जाता है और दूसरा उसका हौसला बढ़ जाता है। यानी जिसने एक गुनाह किया हो, अगर आप उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो फिर ये गुनाह करने के लिए बहुत आसानी से उसके लिए सारी चीजें हो जाती हैं। तो खुदारा उसको पहले गुनाह पर इतनी सख्त सजा दीजिए कि वो दूसरी तरफ ना बढ़ सके। मरवा के केस में भी यही कहूंगी, जिसने इतनी करीबी तौर पर सारी कार्रवाई कर ली है और पुलिस कह रही है डीएनए, ठीक है, वो एक उनका प्रोसेस अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि पुलिस हमारी बहुत स्मार्ट है। जब वो करना चाहती है तो वो बहुत जगहों से पकड़ती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिस केस की मैंने भी आपको एग्जांपल दी है, उसने ये कुछ साल पुराना केस है, जिस तरह से उसने कॉल की थी कहीं से और उन्हें पुलिस वालों ने ट्रेस किया, वहां पहुंचे और वहां से निकाला। या हमने एक केस किया था जिससे एक बच्ची को बाजियाब कराया था। तो जब वो बच्ची कॉल पे बात कर रही थी ना, तो जहां से अजान आती थी, उस अजान की आवाज जब यहाँ तक पहुंच रही थी, उससे ट्रेस करके भी उन तक पहुंचे थे। यानी जिस तरह हम कहते हैं ना कि देयर इज नथिंग एज अ परफेक्ट क्राइम, जो भी इस तरह का ऑफेंडर होता है, मुजरिम होता है, वो अपने क्लूज छोड़ रहा होता है। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग देम एंड बीइंग कमिटेड कि आपने उसको अनर्थ करना है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक अच्छा टॉपिक जो है ना उसको इनिशिएट किया। मेरा नाम डॉक्टर सादिक है एंड आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर बट आई एम अ क्रिमिनोलॉजिस्ट। और आपका टॉपिक ऐसा था कि जिसपे मैंने सिर्फ दो बातें करनी है जी। एक तो हमें अपने साथ सच बोलना पड़ेगा। मैं आपके जज्बों की कदर करता हूँ। आपने बड़े अच्छे तरीके से कहा, जो आपके साथ साहब बैठे थे, कि 3 माह पहले ये हुआ, फिर आज हम दोबारा इस टॉपिक को क्यों लेकर बैठे हैं। हम सिर्फ कॉस्मेटिक्स करते हैं अगर हम वाकई सच्चे हैं। और सच्चे किसके साथ? अपने पैदा करने वाले के साथ। आज आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, इसी में आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। आज विद इन एन आवर आपने 3 सेगमेंट्स को अपने डिवाइड किया हुआ था। इट मीन आपकी अपनी जो फ्री विल है, वो यहाँ पर जो आपके जज्बे हैं, वो किसी एक प्रोड्यूसर या टेलीविजन चैनल के मरहूने मिन्नत है। हफ्ते बाद, 15 दिन बाद हम वाकया होने के बाद सर पीटते हैं। जैसे आपके साथ बड़ी एक रिस्पेक्टेबल गेस्ट बैठी हैं, वो कह रही हैं रिवेंज में बड़े बंदे को दुख होता है। वो रिवेंज होता क्यों है? नाइंसाफी होती क्यों है? हमारा पुलिस ऑर्डर 1837 का बना हुआ है जो आज हम फॉलो कर रहे हैं। हम तो 15 दिन पुराने कपड़े नहीं पहनते, 10 दिन पुराना खाना नहीं खाते। हाउ इज इट पॉसिबल कि हम 2020 में रह के 1864 का? सादिक साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, बिकॉज आपकी फील्ड है, आपने कहा आप क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। लॉ अपनी जगह, इनको सजा देना अपनी जगह। थोड़ा सा साइकी के बारे में जानना चाहेंगे। लोगों ने कहा कि बहुत ही कम अरसे में 10 गुना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। आप क्या समझते हैं, ये फ्रीक्वेंसी, ये हैवानियत हमारे माशरे में बढ़ रही है, या फिर इसको रिपोर्ट ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से अब किया जाने लगा है तो हमारी नज़रों में आ रहा है, और हो ये बहुत अरसे से रहा था? ऐसा नरम के पहली बात तो ये है कि हम माशरे में नहीं रहते, जिसको आप माशरा कह रही हैं। अगर क्रिमिनोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप लोग ग्रोहों में, ग्रुपों में, बरादरियों में, वकला, अपने जत्थों में, इन चीजों में अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। तो सो देयर इज नो सोसाइटी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज, हमारे यहाँ तरबियत नहीं है। तरबियत की हद उस वक्त तक है जब तक बच्चों को घर में तरबियत दे रहे हैं। द मोमेंट आप माशरे के सामने एक्सपोज करते हैं, वहां पर जो लोग हैं वो लोग नहीं हैं, वो दरिंदे हैं। अल्लाह की कागजों में अल्लाह ने कहा ये कीड़े मकोड़े हैं, जखीरा अंदोजी करते हैं, जमा करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। आप उस इलाके की बात कर रही हैं जहां पर
आप जैसे लोगों ने भी ये टेलीविजन का प्रोग्राम, आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि कॉल करने की एक बात, इट्स नॉट अ टॉपिक, इट इज अ पैशन, इट इज अ डायरेक्शन। अगर हम इस पर काम करें, मैं आपको वादा करता हूं विद ऑल माई, जितनी भी मेरे पास माल दौलत टाइम है, मैं वॉलंटियर करता हूं आपके साथ। अगर आप आज लेती हैं आज इस प्रोग्राम में, मैं कराची मूव करके आता हूं, बैठता हूं आपके साथ और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम काम करते हैं। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप 1 साल का टाइम रखें, 1 साल के बाद आपको अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे, आप खुद बैठ के प्रोग्राम कर रही होंगी कि हमारे माशरे से ये वाली जो सबसे बड़ी जो क्रिमिनलिटी है, ये हमने इरेडिकेट कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सादत साहब कॉल करने के लिए, आपके जज्बों की हम कदर करते हैं, लेकिन वही बात है कि इस तरह का जज्बा बहुत सारे लोगों में बेदार होने की ज़रूरत है। पीपल नीड टू टेक चार्ज। और उसमें जैसे सबसे पहले पॉइंट को आपके रीइटरेट करना चाहूँगी कि हमें अपने आप से सच बोलना पड़ेगा। हम इस बात पे बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान की 70% आबादी यूथ पर मुश्तमिल है, लेकिन जिनसी बेरा रवि के बारे में बात नहीं की जाती। पीटीए या फिर हमारे हुकाम पोर्नोग्राफी साइट्स को बैन करके समझते हैं कि हमने मसले का हल तलाश कर लिया, या इसके ऊपर अगर मिंबर और महराब से बात की जाती है, खिताब दिया जाता है और लोगों को राह रास्त पे लाया जाता है, सिर्फ एक खुतबा देकर हम समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। लेकिन अगर किसी घर में आप एक छोटे बच्चे को पकड़ते हैं जिसने एक बिल्ली के मासूम बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती की है, तो माँ बाप कंधे उचकाकर कह देते हैं और इस बात को समझने से, इस बात पे कायल होने से इनकार कर देते हैं कि उनका बच्चा ऐसी हैवानियत कर सकता है। तो जब तक खुद अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और एक बुराई को बुराई नहीं समझेंगे, वी विल नॉट बी गोइंग फॉरवर्ड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। तकलीफ दे टॉपिक बात कर रहे हैं वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन की, और ख़ास तौर पे सेक्सुअल ऑफेंस, और उस पर बहुत अहम है। मुझे पता है कि हमारे यहाँ कल्चरली भी और शरीयतन भी हम इन बातों को ढके छुपे अल्फाज में एड्रेस करते हैं। हम हमेशा इस बात को बुरा समझते हैं, मायूब समझते हैं। कहा जाता है कि भाई सेक्सुअल अवेयरनेस या एजुकेशन अगर स्कूलों में आए, लेकिन अगर स्कूलों में ना भी हो, कोई इनफॉर्मल तरीका रब्त का, महरम ना महरम की पहचान, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ नहीं है, डिज़ायर को, लस्ट को, जो कि कार्नल है, एनिमलिस्टिक है, उसको किस तरह अपने कंट्रोल में रखा जाए, अपने डिज़ायर्स के ताबे ना हो जाएं, बल्कि अपने आप पे फोकस रखें, कंट्रोल रखें, ये एक घर, एक ख़ानदान, एक माशरा सिखाता है। तो कहाँ कमी रह गई है जो हम कह रहे हैं कि पिछले 3 माह में ऐसे इंसिडेंट्स 10 गुना बढ़ गए? व्हाट इज़ हैपनिंग एट द इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल लेवल और एक सोसाइटल साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हम किस तरफ को जा रहे हैं? इस पर अब बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत। यू नो हिम एज अ साइकेट्रिस्ट, ही इज़ ऑल्सो ट्रेनिंग पीपल एंड अ काउंसलर एज वेल। थैंक यू डॉक्टर वजाहत फॉर बीइंग हियर। क्या तब्दीली आई है? ज़्यादा हम हैवानियत की तरफ, ये मेरा पहले भी सवाल था, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी था, लेकिन अब फ्रॉम एक नफ्सियात की रूह से क्या बदलाव आ गया है? ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, एनिमलिस्टिक हो गए हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग? देखिए, जब आपने क्वेश्चन पहले किया था तो मैं उसे सुन रहा था। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिसके साथ ये हुआ है और होता गया है, होता रहा है, वो भी तो बड़ा हुआ है ना। और उन लोगों में से कई ऐसे लोग होते हैं जो कि फिर ये पीडोफाइल्स बन जाते हैं। उनको एटीट्यूड ऑफ एंटाइटलमेंट मिल जाती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, और वो लोग भी फिर करते हैं। और ये चीज़, दूसरी बात ये है कि लोग, अब पकड़ भी थोड़ी बढ़ गई है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता था, मीडिया ने काफ़ी काम इस पर किया है, लेकिन मीडिया तो अपना काम कर लेता है, लेकिन इनको फिर सज़ा और इनको पकड़ धकड़ कुछ नहीं है। ठीक है, बस एक सुर्खी लग जाती है कि ये हुआ, उसके बाद उनको कोई ऐसी इबरतनाक सज़ा नहीं मिलती। तीसरा पॉइंट ये है कि ड्रग्स बहुत बढ़ गए। ड्रग्स जो हैं वो इंसान के दिमाग को इस कदर ख़राब कर देते हैं, और अगर कोई पीडोफाइल है और वो ड्रग्स ले रहा हो तो उसके लिए तो एक खुला मैदान मिल जाता है। उसको फिर बच्चे नहीं मिलते, उसको तो वो बच्चे आसामी लग रहे होते हैं कि किसी को भी उठा के मैं ले जाऊं। उनको इतना ज़्यादा वो रैशनलाइज कर ही नहीं रहे होते चीज़ को कि ये मेरे चाचा का बेटा है या हमारे पड़ोसी का बच्चा है। से वो जो हमारे एक एहसास आता है उससे तो वो आ रही है वो शख्स। बिल्कुल, उसको इस बात का जो सोशल नॉर्म्स होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता। ऐसे लोग, अगर मैंने तो बहुत सारे पीडोफाइल्स के साथ बात की है, एज पेशेंट भी बात की है, वैसे भी डिफरेंट चैनल्स पे, तो इनकी अपनी एक दुनिया है जिसमें ये काम काज इतना नहीं करते, ये पूरे दिन बैठ के ताकते रहते हैं, एक किसी को देखते रहते हैं कौन सा बच्चा क्या कहाँ है, इजी अवेलेबिलिटी क्या है, किसको मैं पकड़ सकता हूँ। दूसरा ये है कि हर 4-6
क्रेविंग होती है किसी भी बच्चे के साथ ज्यादती करने। अच्छा, मैं हमेशा समझती हूँ इस मौजू पे बात करते हुए वजाहत ये बड़ा अहम है। देखिए, हमारे माशरे में एक बड़ी पॉपुलेशन है, सबके पास कोई लग्जरी ये नहीं है कि हम अलग थलग रहते हैं, हर वक्त आप अपने बच्चे पे नज़र नहीं रखते। माँ बाप बहरहाल काम भी करते हैं और फिर आपने बच्चों को एक फ़ाल सिक्योर शख्स भी बनाना है। ये इशू जब हम डिस्कस कर रहे हैं, एक तरफ तो वो तबका है आपका जिनको परवाह ही नहीं है उनका बच्चा किधर है, वो गली में घूम रहा है शाम में, तो आप कहते हैं कि कैसे बेहिस माँ बाप हैं जिनको पता नहीं है अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना है। ऑन दी अदर हैंड जो लोग ख्याल रखते हैं, मैं उनकी भी बात करना चाहूँगी कि कहीं वो बिल्कुल साइकोटिक ही ना हो जाए। बच्चे को ठीक है आपने गुड टच बैड टच का डिफरेंस बताना है, लेकिन बच्चे की मासूमियत भी तो नहीं छीन लेनी ना। एक बच्चा तो वैसे ही मासूम है, आप सड़क पर चलते हुए आप सुपरमार्केट में देखें, बच्चा आपको नहीं जानता होगा, मुस्कुराएगा आपकी तरफ। आप माँ बाप हैं तो आप क्या चील की तरह दबोचते रहें अपने बच्चे को हर वक्त। वो माँ बाप और जिनके घर में बच्चे हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे कि साइकोलॉजिकली वो इसको कैसे एड्रेस करें? इसमें ना अब बात हो गई है जदीद। एक औरत जब मेकअप करती है उसको पता होता है कम भी नहीं करना और ज्यादा भी नहीं करना, ठीक है ना। इसी तरह हमें भी पता होता है कि खर्चा कम करना है ज्यादा करना है, हर चीज की एक फाइन लाइन होती है और ये निसाब में डालना चाहिए कि गुड टच और बैड टच और ये जितनी भी ऐसे सेक्सुअल पैराफिलियास कहते हैं इसको। अभी मैं 2-4 और बातें आपको बताऊं कि कुछ ऐसे भी नफ्सियाती मरीज होते हैं जो लोगों को टच करने में तस्कीन महसूस करते हैं। मुझे पता नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। सवाल मेरा ये है कि देखें, हम तो प्री इंटरनेट प्री सेलफोन्स के बच्चे हैं ना। हम स्कूल जाते थे, सुबह 7 बजे निकलते थे, दोपहर 2 बजे ना पहुंचे तो पेरेंट्स परेशान होना शुरू करते थे। आज आपका बच्चा आधा घंटा आपकी नजरों से ओझल है, आप परेशान हैं, ऊपर से फिर आप ये खबरें इस तरह की सुन रहे हैं, तो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? आपको बहुत ज़्यादा हसास होना पड़ेगा, ख़ास तौर पे इन वाक़यात के बाद इंसान को थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है। हमेशा चोर वहाँ पे चोरी करता है जहाँ इजी एक्सेस उसको मिल रहा होता है, लेकिन आप ऐसा भी पैरानॉइड ना हो जाएं कि आप बच्चों के चक्कर में ऑब्सेस्ड हो जाएं, आप हर वक्त उनके चक्कर में खुद ही डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाएं। लेकिन एहतियात ज़रूरी है, एक कम्युनिटी के तौर पे भी, एक फैमिली के तौर पे भी, इलाके के तौर पे भी, और फिर पुलिस और कानून को भी तो देखना चाहिए ना कि हमारे इलाके में अगर ये वारदात हुई है तो उसके आगे फिर उसको किस तरीके से कुछ नया ख्याल किया जाए। मस्जिदों में ऐलान होने चाहिए या कोई ब्रोशर्स बांटने चाहिए, ऐसे लोगों को बाकायदा पकड़ना चाहिए। अच्छा, हम डिस्कनेक्टेड भी बहुत हो गए। हम छोटे होते थे और अगर अपनी गली में, कंपाउंड में, अपार्टमेंट्स के खेल रहे हैं तो हमें सिर्फ अपने पेरेंट्स का खौफ नहीं होता था, हमें अपनी नेबर्स वाली आंटी का भी खौफ होता था कि अगर हम अपने पैरामीटर से कहीं बाहर दूर साइकिल चलाते हुए नज़र आ गए या कहीं किसी गलत इंसान के साथ नज़र आ गए तो वो रिपोर्ट कर देंगे। एक हुदूद होते थे और आप भी इंटरेस्ट लेते थे। अब ऐसा लगता है हमें पता ही नहीं हमारी गली मोहल्ले का कौन सा बच्चा है, अगर आप उसको कहीं देख भी लेते हैं तो अनदेखा कर देते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, मलिक राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे आज के मौजू के बारे में? बड़ा एक तो बड़ा अफसोसनाक वाकया है, थोड़ा सा मुझे बड़ा दुख है मीडिया के हवाले से भी जी। कि जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो हम वक्ती तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं, फिर उसको फॉलो अप नहीं लेते, रेगुलर नहीं पूछते। वो अदारे भी कहते हैं कि 8-10 दिन मीडिया में चलेगा, बाद में बात बंद हो जाएगी। एक तो ये रेगुलर करना चाहिए, कम से कम आज न्यूज को ये करना चाहिए, कोई एक फर्स्ट स्टेप ले। हम सब केसेस को भूल गए हैं, ज़ैनब के केस को भी भूल गए हैं। जब ये बेनज़ीर के असैसिनेशन हुई थी उस वक्त ऐसी इज्जतें असमतें दर बदर हुई थी और लड़कियों की, औरतों की, जो बेचारी वो जॉब ऑफ होने का टाइम था, वो तो रिपोर्टिंग नहीं हुई। बाहसियत मजमुई हम जो है ना वो कौम नहीं है, शायद हम एक हजूम है। मैं एक छोटी सी बात ये करूंगा कि हमें तरबियत की जरूरत है। ये तरबियत बचपन में होती है। जैसे वालिदैन बड़ा खुश होते हैं, अंडर एज बच्चा लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाता है, बड़े खुश होते हैं। वो फिर सारी जिंदगी अपनी जिंदगी को ड्राइव ही लाइसेंस के बगैर करता है। वो हालांकि ये लाइसेंस हमें डिसिप्लिन करते हैं, वो डिसिप्लिन रहना फिर बंद कर देता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ 9 साल का 10 साल का बच्चा अगर बाइक चलाता है, ड्राइविंग सीख लेता है तो पेरेंट्स बड़े फख्र से बताते हैं। शुक्रिया राशिद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। फराद, आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक मेरा पर्सनल बड़ा पेन पॉइंट है कि हम मरवा की शक्ल या उसका पोस्टर देखते हैं, मैं अब उसको रिकग्नाइज कर सकती हूँ। ज़ैनब की आंखें, उसका चेहरा हमारे दिमागों में, हमारे जहनों में हमेशा के लिए नक्श हो गया है। ओफेंडर का कहीं जिक्र नहीं है। ओफेंडर आज भी नेमलेस और फेसलेस है, इसकी क्या वजह है? देखिए, हमारा जुडिशल सिस्टम जो है उसमें, और ख़ासकर अब जिस किस्म की ये केसेस आज जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें उसी को, क्योंकि जो अब आपका सोशल मीडिया पे टैगिंग है वो कल्प्रिट के हवाले से नहीं है, और उसी सीक्वेंस को जो अब बिल किया जा रहा है, जो ज़ैनब प्रोटेक्शन बिल है,
ये भी उसी सीक्वेंस के अंदर दिया गया, जिस वजह से सारा का सारा जिस तरीके सोशल मीडिया पे या मीडिया पे इसकी कैंपेन की जाती है, तो ये वन वे कैंपेन होने की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हमारे जहनों में भी आ गई हैं और हम इसको डिस्कस करते हैं। कल्प्रिट्स का जो है, एक तो कल्प्रिट्स का जुडिशली उनका पूरे तरीके से जो उनका फाइनली उन केसेस का होता है, उनको ना तो हाईलाइट किया जाता है कि आइदर वे किसी को सजा हुई। जैसे अभी ज़ैनब केस के अंदर कल्प्रिट इमरान था, और इमरान को जो था वो प्रॉपरली ना सिर्फ उसका ट्रायल हुआ बल्कि विद इन डेज उसकी अपील डिसाइड हुई और विद इन डेज फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर उसकी सजा किसी ओपन प्लेस पे की जाती, हालांकि हमने पिटीशंस फाइल की थी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, पब्लिक पे की जाए ताकि लोगों के अंदर एक तो डेटरेंस पैदा हो और इस किस्म के क्रिमिनल्स को कैफरे किरदार तक लोग पहुंचते देखें। अगर पब्लिक हैंगिंग नहीं भी करते, क्योंकि उसके अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि बर्बरियत काफ़ी बढ़ जाती है और उसके बोथ साइड ऑफ द आर्गूमेंट, आई विल नॉट गो इनटू दैट डिबेट। मेरा तो सवाल ये है कि इमरान की शक्ल हम उस तरह नहीं पहचानते जिस तरह हम ज़ैनब की शक्ल को जानते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लकूना रह जाता है, क्योंकि वो बात फिर ऐसा लगता है मंतकी अंजाम तक ही नहीं पहुँचती, क्लोजर ही नहीं मिलता, कंक्लूड ही नहीं होती। और सवाल फिर ये भी है कि इस तरह के वाक़यात के बाद हमने अपने आप को क्या सिखाया, क्या सीखा, इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। डिफ़िकल्ट टॉपिक, टॉकिंग अबाउट वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जिसमें हर तरह का वायलेंस है, लेकिन इसकी शुरुआत अनफॉर्चुनेटली हमारे घर की चार दीवारी से ही होती है। पहली दफ़ा जब आप बच्चे को देखकर अनदेखा करते हैं, जब उसकी बात नहीं सुनते या उस पर बिला वजह गुस्सा करते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं कि आपके जज्बात का, आपके एहसासात का ख्याल एक छोटा सा बच्चा रखे, जिसमें कहते हैं ना हम छोटे बच्चे को कि अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। दैट्स व्हेन यू स्टार्ट डिस्कनेक्टिंग। और आप प्रेप अप कर रहे होते हैं, आप बज़ाहिर बड़े लविंग पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आप बच्चे की बड़ी इंपॉर्टेंट नीड्स को लुक आफ्टर नहीं कर रहे। आलिया भाभी, एक आम तस्वुर शुरू में ये था कि बच्चियों के मामले में लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते थे, बच्चियों को बहुत प्रोटेक्टेड रखते थे, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि ये तफरीक भी ख़त्म हो गई। एक बच्चा और एक बच्ची दोनों ही उतने ही गैर महफूज हैं हमारे माशरे में। किस तरह वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं? वालिदैन दो तरह की परेशानियों के शिकार हैं। एक वो वालिदैन हैं जो रोटी कपड़ा मकान में सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, बच्चों को चीज़ें देते हैं और वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। दूसरे वालिदैन वो हैं जो ब्लेस्ड हैं, वो हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड को और अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उन्हीं कामों में होते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। बाज़ बच्चों को पैसा नहीं दे पाते, इसलिए बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं। बाज़ बच्चों को इतना ज़्यादा पैसा दे देते हैं कि वो भी आगे पीछे हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लोगों के घरों में काम कर रहे हैं और अब्यूज़ हो जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके घरों में नौकरों की रेल पेल है और उन्हीं नौकरों के हाथों ये इस किस्म के शिकार बन जाते हैं। मुझे लगता है कि सोसाइटी में बैलेंस लाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमें लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी हर हवाले से, और बच्चों से बात करनी पड़ेगी। बच्चों से बात करने के साथ एक एंगल और देखना होगा। एक तो बच्चा बात करने से खुलेगा और आपको पता चलेगा इसके साथ क्या मसला है। दूसरा मैं बताऊं कि बच्चा जो कुछ अपने घर में होते हुए देखता है वो उसको ऑटोमेटिकली सीखता रहता है। जैसे मैं बच्चियों के हवाले से कहूँ कि वो अपनी माँ को बहुत फोकस करती हैं। माँ जो चीज़ें करती है बच्चियाँ समझती हैं ये तो हमारे लिए 100% सही है। कुछ चीज़ें वो सोसाइटी से सीख के लाती हैं। आलिया भाभी, यहाँ पर इंटरजेक्ट करूँगी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई टेस्ट बनाना चाहिए जिसमें मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल, ये तीनों एस्पेक्ट्स को जज करके लोगों को ये फ़ैसला लेना चाहिए कि क्या वो तैयार भी हैं दुनिया में बच्चों को लाने के लिए और उनकी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कौशल बात कर रही हूँ भावलपुर से। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये चाहती हूँ कि जो आप ये जिस मौजूद पे बात कर रहे हैं, तो जब ये ज़ैनब का मामला हुआ था बच्ची का, तो आप कुछ देखें उसके बाद कितने मामला हुए हैं बच्चों के, बच्चियों के, तो जो मामला इधर मीडिया पे आ जाता है वो तो ओपन हो जाता है, जो नहीं आता वो बेचारे भाग भाग के कितने रो रहे होते हैं। मेरी खुद एक बेटी है, मैं यकीन करें मैं बीमार रहती हूँ और मैं इन बच्चों को देखती हूँ तो रो रो कर मेरा बुरा हाल होता है। मैं कहती हूँ कि ये कौन से हुक्मरान है जो ये इनको पता नहीं चलता ये क्या है, सामने सब कुछ हो रहा है, मुलजिम भी पकड़े जाते हैं, उनको सजा क्यों नहीं दी जाती? तो उनको 8-10 दिन का कानून बना तफ्तीश करें और उनको करें हम फांसी दे, बस मामला खत्म।
बहन आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन देखें कई दफ़ा मुझे लगता है ये जो मुजरिम होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, ऑफेंडर्स हैं। सबसे बड़ी तो ये वजह है कि जिन पे हम अंधा एतबार करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर में कोई बच्चा हो, आप उसको किसी स्कूल में दाखिल करा रहे हैं तो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उसके टीचर्स में से कोई ऑफेंडर हो सकता है। ये जिम्मेदारी तो फिर उस महकमे की, उस इदारे की, उस स्कूल की बनती है कि अपने अंदर जिस भी शख्स को वो नौकरी दे रहे हैं उसका कोई बैकग्राउंड सर्च हो। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। फराद, ये सवाल आपकी तरफ लाना चाहूँगी। अभी हाल ही में हमने देखा था कि केपी गवर्नमेंट में पता चला कि एक इसी तरह के किसी रैकेट में, साइबर क्राइम में, पोर्नोग्राफी रैकेट में कोई इन्वॉल्व था और उसको बाकायदा इसी जुर्म की वजह से यूके से बाहर निकाला गया था। वो बड़े मज़े से पाकिस्तान आया, उसका किसी ने बैकग्राउंड चेक नहीं किया और एक बड़े अहम इदारे में उसको नौकरी भी मिल गई और बड़ी अच्छी तनख्वाह पे उसको रखा गया। हम कब इसको लॉ बनाएंगे कि किसी भी शख्स को नौकरी देने से पहले उसका बैकग्राउंड सर्च होना बहुत ज़रूरी है? देखें, बिल्कुल आपने बड़ा हाईलाइटेड वो केस है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी हैं। देखें, इदारों में इंडक्शन जो है वो पीसीएस के थ्रू हो रही है या एफपीपीएस के जरिए हो रही है, तो उसमें बिल्कुल चेक तो होता ही है। लेकिन इस किस्म की केसेस इसमें मैं समझता हूँ कि जो बॉर्डर से इमिग्रेशन होके आ रही है उसमें फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बहुत बड़ा हाथ है कि जब किसी को डिपोर्ट किया जाता है तो उसकी पूरी फाइल और जिन केसेस की वजह से वो वहां से कॉन्विक्ट होके आता है तो उन केसेस को पूरे तरीके से एक तो उसका डाटा होना चाहिए और फिर वो पाकिस्तान में कहाँ पे वो जाके ठहर रहे हैं, रह रहे हैं, रेजिडेंट कहाँ के हैं, उस इलाके की पुलिस को कम से कम जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए कि फराद ये इतना अहम इशू है और मेरे पास वक्त कम है तो वजाहत के पास भी लाऊंगी। वजाहत नाम लिए बगैर कहूंगी, डॉक्टर्स की कम्युनिटी में कई ऐसे लोग हैं जिनके यूके में, यूएस में लाइसेंस कैंसिल हुए हैं ऑन सेक्सुअल हरासमेंट केसेस जो उनके पेशेंट्स ने साइन किए थे और वो बड़े मजे से, क्योंकि वो पाकिस्तानी निजात शहरी थे, यहाँ पे आए हैं, बड़े बड़े चमकदार क्लिनिक्स उन्होंने बनाए और यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या देखिए, अच्छे बुरे लोग तो हर महकमे में होते हैं और इसका हमें अपने तौर पे ख़ुद से भी अंदाज़ा लगाना पड़ता है। हम जब कोई चीज़ शॉपिंग करने जाते हैं तो ये हमारी अकल होती है कि हम किस शॉप से क्या लें। तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सही चीज़ को चूज़ करें। दूसरा ये कि सेक्सुअल पैराफीलिया जो एक पूरा का पूरा एक यूनिट है हमारी साइकेट्री में, साइकोलॉजी में, उसको किसी न किसी तरह ढके छुपे अल्फाज में निसाब में डालें और एक किताबचा फैमिली को दे दें शुरू के टाइम पे, जिसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। मैं जल्दी से बता दूं, एक यही है कि जो हमने देख रहे हैं पीडोफीलिया, दूसरा है नेक्रोफीलिया जो कि आपने देखा होगा कि लोग ऐसे भी होते हैं कि मुर्दा इंसान के साथ भी रेप कर देते हैं, और भी ऐसी चीज़ें, ग्रोपिंग है, खड़े खड़े किसी को टच करके तस्कीन हासिल करना, ये सब एक बीमारी की में आते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अगर ये बीमारी के ज़मरे में आते तो इनको पकड़ के छोड़ दें, इन लोगों को पकड़ें, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। हर इलाके में होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जितना हम इसकी डेप्थ में जाते हैं, इस तरह के हर नेगेटिव बिहेवियर को हम किसी न किसी बीमारी की मद में देख सकते हैं। आपने कहा कि मुर्दा लोगों की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, बच्चों की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, हम जानवरों के साथ ज्यादती करने वाला माशरा बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसकी असल जड़ वही है कि देयर इज सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक एक ऐसा माशरा नहीं होगा जहाँ पे खानदान, पेरेंट्स इस चीज़ को एड्रेस करें, बच्चों की तरबियत करें, यू विल हैव टू। जी, 2-3 जगह से ये होगा। जिस तरह कोई हमती है तो उसमें डिफरेंट चीज़ें डलती हैं, तो इसमें सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, लॉ इन्फोर्समेंट का सबसे बड़ा हाथ इसमें होगा और अवेयरनेस। जी, वेरी क्विकली, ये जो पेरेंट्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को जानते हैं, तो प्लीज़ अगर आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो इससे पहले सोसाइटीज़ को आइडेंटिफाई करो, वो कोई